हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। तो जो बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज में हम लोगों ने साइंस एंड टेक का टॉपिक देखा पिछले सेशन में नैनो टेक्नोलॉजी, उसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज करते हुए हम लोग कुछ ऐसा यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका कि हमारे जो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया या फिर मेडिकल फील्ड में हो गया, तो इसका इस प्रकार से यूटिलिटी हम लोग डेवलप करते हैं। तो यूसेज आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे या फिर जो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसी को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे। तो यही बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में होता है। तो मेनली हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक है वो यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग जो जीन है उसको एडिट करते हैं, उसमें हम लोग बदलाव लाते हैं। इसका एक सिंपल सा अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जो आपका वाइन या बियर की इंडस्ट्री होती है, ब्रूइंग इंडस्ट्री उसको बोलते हैं, या फिर जो ब्रेड होता है, ब्रेड बनाने के लिए आपको ईस्ट को फर्मेंटेशन का जरूरत पड़ता है। तो जो ईस्ट का यूज है वो भी एक टाइप का बायोटेक्नोलॉजी ही है कि आप ईस्ट यूज करके किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं। ये भी एक एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी का। वहीं अगर इसका हिस्ट्री का बात करें तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये स्टार्ट हुआ 1970s में। जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे ही आया तो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड धीरे धीरे खुलने लगा, काफी सारे नए नए टेक्नोलॉजी उसकी मदद से बहुत सारे चीजें उससे बननी शुरू हो गई, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें आप बदलाव कर सकते थे। तो उससे हुआ ये कि उस बदलाव को किस जगह पे क्या आवश्यकता है, वहां पे अगर ये छोटा सा माइनर मॉडिफिकेशन कर दे जीन में तो उससे क्या फायदा मिलेगा, तो ये चीज सोचना शुरू हो गया था यहाँ पे। और मेनली जो स्टार्टिंग हुआ था तो स्टार्ट में आपका मेडिकल और इन्वायरमेंटल यूसेज इसी को फोकस करके इस चीज को बढ़ाया जा रहा था। स्टार्टिंग में हम लोग जो यूज कर रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये यूज हम लोग कर रहे थे। लेकिन स्टार्टिंग में परेशान थे लोग, साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे कि कहीं जो है इसको कोर्ट के साइड से परमिशन मिलेगा नहीं, जो भी हम लोग लाइव ऑर्गेनिज्म बनाएंगे उसके लिए पेटेंट हम लोग रजिस्टर करा पाएंगे कि नहीं। ये वाला जो प्रॉब्लम था जो साइंटिस्ट सोच रहे थे, इसको सॉल्व कर दिया यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में। उन्होंने बोला क्या कि कोई भी ह्यूमन मेड अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ है तो उसको आप पेटेंट ले सकते हैं, वो एक पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है। इस जजमेंट के बाद से जो ये है आपका बायोटेक्नोलॉजी, इसका ग्रोथ काफी ज्यादा होने लग गया। तो 80 में ये जजमेंट आया। 1982 में पहला जो हमारा पहला प्रोडक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो बना था रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, इसको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया। तो इस अप्रूवल के बाद फिर ये सेक्टर पूरे तरीके से ओपन हो गया, उसमें काफी ज्यादा रिसर्च हुआ है, काफी ज्यादा काम हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आगे। अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो वही दो चीज होता है। एक आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आप जो जेनेटिक मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको अलग निकाल करके उसमें आप लोग बदलाव करते हैं। बदलाव करने के बाद फिर उसको वापस से उस स्पेसीज में जिससे कि वो जीन निकाला गया है उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और वो चेंज जो हम लोगों ने जीन में किया है उस चेंज की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसकी बदल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लें हम लोग की कोई स्पेसिफिक ऐसा जीन हम लोग लेके चलते हैं जिसकी वजह से बॉडी में कोई बीमारी हो रही थी, उस जीन में हम लोगों ने बदलाव ला दिया, बदलाव ला करके वहां पे जो डिफेक्टिव जीन था उसको हटा दिया, उसकी जगह जो हेल्दी जीन है वो हम लोगों ने उससे रिप्लेस कर दिया। तो उससे होगा क्या कि जो ये बीमारी थी वो पूरे तरीके से दूर हो जाएगी। ये एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर फील्ड में है तो एग्रीकल्चर फील्ड में हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड ये बहुत ज्यादा कंटेंट यूज हो रहा था। ये कंटेंट जब यूज हो रहा था तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग प्लांट में ही कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दें जिसमें कि आसपास के हर्ब्स को उसको वो किल कर दे या ग्रो करने ना दे, या अगर हर्बिसाइड हम लोग उसमें डालते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, या फिर पेस्ट अटैक होता है उसके खिलाफ रेसिस्टेंस हम लोग डेवलप करा दें किसी एक जीन में परिवर्तन ला करके, उसको हम लोग वापस से प्लांट करेंगे तो कोई भी पेस्ट अगर आएगा तो, पेस्ट मतलब इंसेक्ट हो गया, तो कोई भी इंसेक्ट अटैक अगर होगा तो उसको टैकल कर सकेगा प्लांट खुद ही खुद, उसके लिए कोई इंसेक्टिसाइड छीटने की, छिड़काव करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना लेते हैं। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
दूसरा इसका प्रिंसिपल के तौर पे देखें तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको मॉडिफाई करके एक स्टिमुलेशन का सिचुएशन देते हैं, मतलब एक फेवरेबल एनवायरनमेंट कि इस कंडीशन में ये प्रोसेस ज़्यादा तेजी से होगा, ज़्यादा बेहतर से ग्रो करेगा। तो उसमें हम लोग एक किसी पर्टिकुलर मान लीजिए बैक्टीरिया है, उसको हमको ग्रो कराना है, या फिर कुछ एंटीबायोटिक या वैक्सीन डेवलप करना है, या एंजाइम डेवलप करना है, तो ये सब चीज़ें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के तहत में हम लोग डेवलप कर लेते हैं। अगर इसके डिसिप्लिन की ओर देखा जाए कि कौन कौन से मेजर डिसिप्लिन है, तो मेनली 4 हेड में इसको बांटा गया है। जैसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, इसका यूसेज जो है मैरीन क्षेत्र में है। दूसरा आपका ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से संबंधित है। रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल से संबंधित है। और जो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी है ये इंडस्ट्रियल यूसेज से संबंधित होगा। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जो एग्रीकल्चर वाला चीज है, जो ही जैसे फॉर एग्जांपल आप जीएम क्रॉप्स बनाते हैं, इसमें और भी चीजें हो सकती हैं। जीएम क्रॉप्स हो गया, या फिर मान लीजिए कि उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्रॉप का वो हम लोग बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप बीटा कैरोटीन जिन अगर चावल में मिला देते हैं, उसका एक नाम दिया गोल्डन राइस, तो उससे क्या है कि विटामिन ए भी साथ में चावल के साथ में मिल जाएगा, तो वो चीज़ हो गया। उसके अलावा मान लीजिए कि किसी स्पेसिफिक डिजीज का रेसिस्टेंट अगर हमको बनाना है, या किसी स्पेसिफिक पेस्ट मतलब इंसेक्ट, तो उसका रेसिस्टेंट अगर बनाना है, या फिर ड्राउट रेसिस्टेंट, फ्लड रेसिस्टेंट, इस तरीके का अगर हमको क्रॉप डेवलप कराना है, मान लीजिए किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पानी होता है, फॉर एग्जांपल आपका नॉर्थ बिहार फ्लड की सिचुएशन बनती है, तो हम लोग वैसा प्लांट अगर डेवलप कर दें कि ज़्यादा पानी में भी रह सके। या फिर जो साउथ बिहार का प्रॉब्लम है कि वहाँ ड्राउट वाली सिचुएशन बनती है, तो वो ड्राउट रेसिस्टेंट अगर क्रॉप हम लोग डेवलप कर लें, उस एरिया में प्लांट करें, तो उस एरिया में ग्रो करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के तहत में आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है रेड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि जो हम लोग बहुत सारे एंटीबायोटिक, ड्रग्स, वैक्सीन ये डेवलप करते हैं, इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हुए कर सकते हैं। फिर आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूसेज है। नेक्स्ट आपका कुछ जेनेटिक डिजीजेज होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए अगर जीन लेवल पे अल्ट्रेशन करके हम लोग वापस से उसको ठीक करके जो होस्ट है, जो मेन स्पेसीज है जिससे कि जीन निकाला गया है, उसमें वापस से उसको डाल लिया जाता है, तो वो जेनेटिक डिजीज को क्योर कर सकता है। फिर आपका आ जाता है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं, जैसे आपका वही ईस्ट, या फिर हम लोग जो यूज कर रहे थे ब्रूइंग इंडस्ट्री में, तो ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर सकते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे यूसेज हैं। प्लस साथ में कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी बनाने में ये मदद कर सकता है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। तो साथ में क्या है कि आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होता रहेगा, इंडस्ट्री की वजह से जो पॉल्यूशंस होते हैं उसको भी कंट्रोल करने में इसकी मदद से सहायता मिलेगी। आपका फिर अगला आ जाता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि जो मैरीन फूड सप्लाई है उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं, उसका टॉक्सिसिटी जो है उस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपका बहुत सारे ड्रग्स डेवलप होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ डेवलप होती हैं मैरीन प्रोडक्ट से, तो उसको हम लोग डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप टोटल एक कल्चर बनेगा एक्वा कल्चर वाला, वो आप डेवलप करा सकते हैं। एक्वा कल्चर मतलब क्या है कि पानी में आप फिशिंग और जो प्लांट्स हैं उसको आप ग्रो कराते हैं, तो वो उसको हम लोग एक्वा कल्चर बोलते हैं। फिर वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, बायो रेमेडिएशन होता है एक टेक्निक, तो वो चीज़ हम लोग आगे और भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपका येलो बायोटेक्नोलॉजी है। येलो बायोटेक्नोलॉजी पर्टिकुलर है कि अगर जो कुकिंग ऑयल हम लोग यूज करते हैं उसमें सेचुरेटेड फैट लेवल जो है उसको हम लोग कम करने में येलो बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। फिर आपका ग्रे बायोटेक्नोलॉजी है, तो जैसे मान लीजिए कोई साइट है जो कि बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो गया, पॉल्यूटेड हो गया है, तो उसमें हम लोग बायो रेमेडिएशन टेक्निक यूज करके उसको फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऑयल स्पिल हो गया, समुद्र में जो है पूरा तेल जो है फैल गया है, तो उसको खाने के लिए ऑयल जैपर जो इंडिया में एक बार बनाया गया था, ऑयल जैपर, वो स्पेसीज को छोड़ दिया गया, वो बैक्टीरिया को, और वो ऑयल लिविंग बैक्टीरिया ही है, तो उसमें वहां पे उसको छोड़ दिया गया, वो पूरा एरिया उसको साफ कर दिया। जो भी ऑयल स्पिल्स होते हैं समुद्र में उसको फिक्स करने के लिए इसका दूसरा भी यूज किया गया है। इसका दूसरा यूज इस तरीके से किया गया कि किस एरिया में हमको तेल मिलेगा उस एरिया में बैक्टीरिया को छोड़ दिया गया, जो भी पोटेंशियल एरिया था
वहां पे जहां पे बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर रहे थे तो वहां पे फिर डिगिंग की गई, तो वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि हमको यहाँ पे तेल मिल जाएगा आसानी से। तो ये एक्सप्लोरेशन में भी इसका यूज किया गया है। फिर आपका गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें हम लोग मेनली एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स तरीके से बनाते हैं, जिसमें कि जो भी हमारा बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होगा उसको मैनेज करने का ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे रखते हैं, उन सारे जानकारी को। तो इसको हम लोग गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में क्लासिफाई करते हैं। इस इमेज में जो एप्लीकेशन है उस पर बात की गई है। जैसे इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, तो इन्वायरमेंटल में आपका वही डिकंटामिनेशन, जो पॉल्यूशन हो गया है उसको दूर करने के लिए, वही जो मैंने एग्जांपल दिया बैक्टीरिया वाला। फिर प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बायोसेंसर्स, बायोसेंसर्स उसी के बायोसेंसर्स मैंने एग्जांपल दिया उसी चीज का, कि अगर मान लीजिए कुछ वैसा ऑर्गेनिज्म हम लोग बना लेते हैं जो कि वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकता है, खोज सकता है। अगर इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि अगर उस बायोसेंसर को वहां पे अगर छोड़ दिया जाए, अगर उसका ग्रो ज्यादा हो रहा है, मतलब कि इस लेवल का कोई पर्टिकुलर कंटेंट है जिसकी वजह से वो ग्रो हो रहा है, तो वो कंटेंट आपका पॉल्यूटेंट्स भी हो सकता है, तो आपको पॉल्यूशन पता लगाने में भी यहाँ पे सहायता होगी। फिर पॉल्यूशन को रोकने में, वेस्ट मिनिमाइजेशन में इसका हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो स्टेबल बर्निंग होती है दिल्ली के साइड में, तो वहां पे अगर हम लोग बायो रेमेडिएशन उसका करें, वहां पे केमिकल्स हम लोग छिड़क दें, वही केमिकल्स एक्चुअली वो बायो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, तो उसको नेचुरली उसको डिग्रेड करने में मदद करेगा। तो वेस्ट आप यहाँ पे मिनिमाइज कर लेंगे, प्लस पॉल्यूशन भी यहाँ पे कम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका, उसको अगर बायोफ्यूल के तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो भी एक यूसेज है। नेक्स्ट आपका फूड टेक्नोलॉजी है। फूड वाले में वही फर्मेंटेशन, जो बियर, चीज, योगर्ट, ईस्ट, इस तरीके का जो प्रोडक्शन होता है वहां पे इसका यूसेज है। मेडिसिन फील्ड में देखें तो एंटीबायोटिक्स, विटामिन, इंसुलिन, ये सब के डेवलपमेंट में। फिर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मेडिकल फील्ड में, जैसे 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट है, सरोगेट मदर का कंसेप्ट है, डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट है। तो ये सारी चीजें हम लोग मेडिसिन फील्ड में जेनेटिक्स की मदद से कर सकते हैं। फिर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक टेक्नोलॉजी में तो जीएम क्रॉप्स हो गया, एक एग्रीकल्चर से मिक्स करता हुआ। फिर आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जैसे आपका बायोफ्यूल बन रहा है, नया जनरेशन का जो बायोफ्यूल बन रहा है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी से बना के उसको बनाया जा रहा है। एग्रीकल्चर वेस्ट को आप टैकल कर रहे हैं बायोफ्यूल वाला। ये सारी चीजें एप्लीकेशन के तौर पे देखी जा सकती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब आप लोग डेली लाइफ स्टाइल में इसको देखेंगे तो काफी सारा इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आगे आते हैं इसका डिटेल्ड में, मेडिसिन फील्ड में। तो मेडिसिन फील्ड में डायग्नोसिस और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में इसका उपयोग किया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें जीन थेरेपी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर। इसमें हम लोग जीन और डीएनए मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने में, और अगर मान लीजिए डायग्नोस हो गया है फिर उसको ठीक करना है, तो उसमें एक हेल्दी जीन हम लोग इंसर्ट करेंगे, जो डैमेज सेल है उसको रिप्लेस करते हुए हेल्दी जीन को डाल देंगे, जिससे कि जो बीमारी है वो बेहतर तरीके से फिक्स हो सकता है। या फिर हम लोग दूसरे किसी जीव में इस चीज को कर दें, जैसे मॉस्किटो में अगर जेनेटिक मॉडिफाई कर दें कि वो ग्रो ना कर पाए, तो इससे जो आपका डेंगू या मलेरिया इस तरीके का पैंडेमिक को रोका जा सकता है। फिर आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस फील्ड में है, कि एक पर्टिकुलर टाइप का ही आपको जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा करना है, नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग जो पैदा करना है, तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि आर्टिफिशियली जो है स्पर्म को इंसर्ट किया जाएगा फीमेल बॉडी में। इससे क्या है कि जो आपको डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए वो उस प्रॉपर्टी के साथ में जो नेक्स्ट जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें ये चीज प्रॉपर्टीज होंगी। तो इसको सीप और कैटल इस इंडस्ट्री में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। इसको ह्यूमन पे भी यूज करने का हिसाब किताब बताया जा रहा है, डिजाइनर बेबी वाला, उसका कुछ अलग अलग चैलेंजेज है, बट दे कैन बी यूज्ड। फिर कुछ जेनेटिक डिजीजेज जैसे ल्यूकेमिया है, जिसमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो इन तरीके के चैलेंजेस के लिए हम लोग स्टेम सेल थेरेपी, जो कि एक पार्ट है मेडिसिन का ही, तो एडल्ट स्टेम सेल थेरेपी के मदद से हम लोग उसी आदमी के बोन मैरो का निकाल करके उसी को ट्रांसप्लांट अगर कर देंगे तो बहुत सारे डिजीजेज हैं जो कि सॉल्व की जा सकती हैं। तो ये मेडिसिन फील्ड में हो गया। आगे आते हैं एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि जो जानवरों को बीमारियां होती हैं उसके रिप्रोडक्शन में अगर हमको स्पेसिफिक ब्रीड चाहिए तो वो सारा कुछ किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग टेक्निक्स जो यूज करते हैं, आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
एम्ब्रायो ट्रांसफर क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी जब पहला सेल बनता है रिप्रोडक्शन में तो उसको एम्ब्रायो बोला जाता है। तो जो पहला सेल है उसी को अगर मान लीजिए कि लैब में बनाया गया, लैब में बना करके किसी हेल्दी मदर के बॉडी में इसको डाला गया और वहां पे इसको ग्रो करने का मौका दिया गया, तो ये तो चाहे तो हेल्दी मदर के बॉडी में डाल दें या फिर लैब में भी उसको ग्रो कराया जा सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, फिर आपका सोमांटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये भी हो सकता है। ये यूज होता है मेनली आपका सिंगल पेरेंट बेबी के लिए, तो ये भी यूसेज है। आगे आ जाते हैं। फिर आपका एम्ब्रॉयो ट्रांसप्लांटेशन, क्लोन बनाना है उसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इसकी मदद से ओपन हो रही हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग सा ग्रोथ है वो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जेनेटिकली अल्टर करके पिग्स डेवलप कर रहे हैं, जिसको कि इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उनका जो ऑर्गेन्स होगा वो हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट कराया जा सके। तो ये भी सिचुएशन अभी बायोटेक्नोलॉजी में देखा जा रहा है, इस पे अभी काम चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो फूड प्रोसेसिंग में हम लोगों ने वही देखा कि अगर मान लीजिए कि जो क्रॉप्स हैं उसका हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देते हैं। उसका एग्जांपल मैंने दिया बीटा कैरोटीन वाला, जो कि हम लोग चावल में अगर मिला देते हैं तो आपका गोल्डन राइस जो नाम दिया गया है, उसमें चावल में विटामिन ए की भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो ये आपको हंगर और माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक हो सकता है, प्लस साथ में जो फार्मर्स इनकम है उसको भी ग्रो करने में मदद करेगा। ये इसी को डेवलप करके यहाँ पे लिखा गया है, काफ़ी सारा चीज़ है उसमें। क्या है कि और भी कुछ और चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे उसका सेल्फ लाइफ हम लोग बढ़ा देते हैं। फिर आपका अगर कुछ कंटामिनेशन हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने में इसकी मदद की ली जा सकती है। फिर जीएम क्रॉप्स उसके लिए यूज कर सकते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन वहाँ पे यूज हो सकता है। तो ये सारे यूसेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर वाले में, तो एग्रीकल्चर में जो हाइब्रिड सीड्स हैं, आर्टिफिशियल सीड्स, फोटोसिंथेसिस इम्प्रूवर, फिर स्ट्रेस रेसिस्टेंट क्रॉप्स, वही जो मैंने बताया आपका फ्लड रेसिस्टेंट या फिर ड्राउट रेसिस्टेंट, ये बनाया जा सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ये कुछ कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशन है जो कि इससे डेवलप हम लोग कर सकते हैं। इसी को हम लोग लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, जो आपका एनिमल्स हैं उसकी भी मदद में कर सकते हैं। फिर और अगर नेक्स्ट देखें तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड से जो पॉल्यूशन होता है, अगर हम लोग हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड टॉलरेंट अगर हम लोग क्रॉप डेवलप कर लेते हैं तो वो एक्सेस यूज होगा नहीं, उससे ना आपका मिट्टी पॉल्यूट होगा ना वाटर पॉल्यूट होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में हम लोग को सहयोग करेगा। आगे आते हैं इन्वायरमेंट की दिशा में। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहला क्लीन एंड रिन्यूएबल अल्टरनेटिव फ्यूल वो बनाने में मदद कर रहा है। बायोफ्यूल्स एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आपका जो हजार्डियस पॉल्यूटेंट्स और वेस्ट हैं उसके यूज को हमको नेचुरल सोर्सेज से रिप्लेस करने का मदद देता है। बायोसेंसर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका बायो मार्कर्स है, जो कि अगर किसी एरिया में पॉल्यूशन का क्या लेवल है उसको मेजर में करने में सहायक हो सकता है। बायोफ्यूल्स हम लोगों ने देखा। बायो रेमेडिएशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे पॉल्यूशन काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, अगर और कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अगर छोड़ दिए जाएं जो कि उसको उसी पॉल्यूटेंट को कंज्यूम करके उसको डाइजेस्ट कर लें, उसको और भी छोटे लेवल पे तोड़ दें जिससे कि वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। तो ये बायो रेमेडिएशन का टेक्निक होता है। आगे आते हैं हम लोग, इसमें चैलेंज क्या क्या है। तो चैलेंज क्या है कि जो रिसर्च है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क वाला चीज़ हो जाता है। जो इससे पता चलता है क्या कि जो बायोटेक कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं कि कब ऊपर जाएगा कब नहीं जाएगा, कब उसका ड्रग का अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो ये रिस्क फैक्टर इसमें हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। सेकेंड फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी का। तो जो हम लोग जो भी टेक्निक्स की बात कर रहे हैं उसको अफोर्डेबल बनाना वो एक मेजर चैलेंज अभी भी बना हुआ है। सारे टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आईवीएफ ही है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, अभी बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी इज ए मेजर फैक्टर। नेक्स्ट है आपका प्राइवेसी का, कि अगर मान लीजिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारा कुछ जमा किया जा रहा है, उसके बेसिस पे जो ह्यूमन बिहेवियर है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है
कि जेनेटिक मटेरियल है, उसके हिसाब से वो किस तरीके का खाना खाएगा, किस तरीके की उसकी बीमारी है, तो उसको मिसयूज किया जा सकता है। फिर सोसाइटल कंसर्न, जैसे आपका डिजाइनर बेबी वाला हो गया, या फिर आपका सरोगेट मदर हो गए, 3 पेरेंट बेबी, तो ये सारा जो चीज है ये प्रॉब्लम का एरिया बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका डिजाइनर बेबी है, तो ये तो फैक्ट्री जैसे बच्चा बनाने की बात हो गई। तो इससे नेचुरली जो चीजें हो रही हैं, नेचुरली जो ह्यूमंस में चीजें आ रही हैं, वो आप एक तरीके से अल्टर कर रहे हैं, तो वो एक सोसाइटल कंसर्न पैदा कर सकता है। नेक्स्ट, इसका बायो टेररिज्म में भी यूज किया जा सकता है। जैसे इसको बायो वेपन के तौर पे कहीं पे मान लीजिए वायरस, बैक्टीरिया या कुछ वैसा अगर रिलीज कर दिया जाए कहीं पे, जिससे कि पूरे एरिया में लोग मरने लगे हैं या फिर एनिमल्स मरने लगे, क्रॉप्स खराब होने लगे, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये बायो टेररिज्म का भी खतरा इसके साथ में है। अब इंडिया में इसका क्या ग्रोथ हुआ है उस पर हम लोग थोड़ा बहुत चीज देख लेते हैं। इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करता है, इसका मेन जो काम देखा जाए तो काम इसका है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में ह्यूमन रिसोर्स को पैदा करना, ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना, उसका रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए रिसर्च की फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड कराना, बायोटेक्नोलॉजी को पॉपुलराइज कराना, लोगों तक पहुंचाना। फिर नेक्स्ट आपका है कि जो बायोसेफ्टी पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ, जो बायोसेफ्टी पॉलिसीज हैं उसको इंप्लीमेंट करना, उससे समाज को क्या फायदा पहुंचेगा उस पर काम करना, प्लस साथ में एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश करना, जिसमें कि जो भी चीजें हो रही हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसको बायो इंफॉर्मेटिक्स के तहत में, उस मिशन के तहत में एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क के तौर पे एस्टैब्लिश करना। तो ये सारी चीजें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये कर रही है। नेक्स्ट है आपका GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत में। तो इसमें मेजर जो चीज होता है, कोई भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ नया अगर इंट्रोड्यूस होता है तो उसको एसेस करने का, ग्राउंड पे उसका क्या चीज होगा, क्या बदलाव होगा, तो उसके लिए अकाउंटेबल होती है ये संस्था। प्लस साथ में मान लीजिए कि कोई और भी अगर प्रपोजल है तो उसका ग्राउंड लेवल पे ट्रायल, वो सारा कुछ के लिए इनकी जिम्मेदारी बनती है, इन्हीं को ये चीज दिया गया है। नेक्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर ऑफ इंडिया, इस पे बात करते हैं। अगर भारत को जो है 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके तहत में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत में वर्ल्ड क्लास बायोटेक्नोलॉजी हब के तौर पे और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंडिया को विकास करने का उद्देश्य रखा गया है। वहीं बात किया जाए करंट स्थिति की, तो इंडिया जो है बायोटेक्नोलॉजी की दिशा में टॉप 12 डेस्टिनेशंस में एक आता है, और टोटल ग्लोबल जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसका 3% शेयर भारत में है। 2020 में अगर बात करें तो इसका इंडस्ट्री का इवैल्यूएशन जो है 70 बिलियन था, जो कि टारगेट और साथ में एक्सपेक्टेशन भी है कि ये 150 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2025 तक, $150 बिलियन। नेक्स्ट आपका इसी को ग्रो कराने के लिए बायो टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको एस्टैब्लिश किया है, और इसमें जो नए प्राइवेट सेक्टर हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का, जो MSMEs हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है, जिसमें कि आप उस टेक्नोलॉजी को रिसर्च में इसको यूज कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो वहां पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे चीजें होंगी। ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बायोटेक्नोलॉजी पार्क के तहत में बनाया गया है। नेक्स्ट आपका ड्राफ्ट नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2020 से 24 के बीच का, ये एक PPP मॉडल है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपका यही इस इंडस्ट्री को 2025 तक $150 बिलियन तक पहुंचाना है। और इसमें काम कैसे करेगा, तो जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है दोनों को यहाँ पे जगह दिया गया है। जो नए स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्री हैं, लार्ज इंडस्ट्री हैं, सभी को एक जगह दिया गया है, सबको मिला के एक इकोसिस्टम बनाया गया है, जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, लेबोरेटरी फैसिलिटीज हैं, इनोवेशन के लिए पूरा ओपन जगह है। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। तो इंडिया में यही सारा कुछ हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो मेजर, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इससे आप बहुत ही बेहतर आंसर निकाल के लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक में इतना ही था। इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डिस्कस वेरियस एप्लीकेशन एंड कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इट। बायोटेक्नोलॉजी क्या है,
इससे संबंधित विविध जो इसका उपयोग है और साथ में जो कंसर्न एसोसिएटेड है उस पे आप चर्चा करें। ये क्वेश्चन आपका आप लिख सकते हैं। लिख करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धि IAS उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप आंसर लिख के वहां पोस्ट कर सकते हैं, आपको इवेल्युएशन मिलेगा उस आंसर का। प्लस साथ में इस वीडियो का अगर PPT आपको डाउनलोड करना है तो वो भी चीज़ आप वहां जा करके उस PPT को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमारे पास इतना ही है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।